एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। साथियों, यहाँ से हमारा जो इकोनॉमी का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हम बैंकिंग से जुड़े, मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े, जो एसेट्स की क्वालिटीज़ हैं और उनकी रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं, मतलब जो भी परिसंपत्तियाँ या लोन वगैरह जो दिए जाते हैं उनकी रिकवरी के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है या उनसे वसूली के लिए क्या मैकेनिज्म है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो कि हमारे सामने पहला न्यूज़ आइटम है यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है, यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो न्यूज़ ये है यहाँ पर कि आरबीआई ने जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए जो कि एक विशेषज्ञ पैनल का बनाया गया था, जो एन एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो उसकी सिफारिशों के अनुसार यूसीबी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके विनियामक के ढांचे में संशोधित किया है कि किस तरीके से इनको हम और प्रभावी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये पैनल का नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर जो नए विनियामक ढांचे की बात करेंगे तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, यूसीबी जो है उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए जो अभी दो स्तरीय यहाँ पर विनियामकीय ढांचा था उसको 4 स्तरीय बदल दिया गया है। ये हम देखेंगे अभी कैसे किया गया है। फिर बैंकों की वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक ही जिले में जो संचालित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन में इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये वहाँ पर बोला गया है कि उनकी मिनिमम नेटवर्थ जो है 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए और अन्य सभी के लिए मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 5 करोड़ होनी चाहिए। फिर यहाँ पर बोला गया है कुछ और संशोधनों के अनुसार कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशो जो इसका होता है, यानी कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, यहां पे इसको बोला गया है कि टीयर 1 में जो है यूसीबी के लिए न्यूनतम CRAR को जोखिम RWA के रेशो में 9% रखना है। इसका मैं अभी एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं। और टीयर 2 से लेकर टीयर 4 तक जो टीयर 1 से टीयर 4 में क्लासिफिकेशन किया गया है, टीयर 1 के लिए बोला गया है कि भाई CRAR का जो रेशियो 9% रखना है और टीयर 2 से लेकर टीयर 4 तक 12% रखना है। देखिए होता क्या है कि बैंकों में जो भी पैसा आता है उसमें से बैंक्स लोन वगैरह अपना देते हैं और उसी तरीके से उनका धंधा चलता है। लेकिन जितना भी उन्होंने लोन दिया है तो जरूरी नहीं वो पैसा वापस आए। हमने देखा था पहले एनपीए वाला आर्टिकल, बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो वापस नहीं आता, वो एनपीए में चला जाता है। कुछ डाउटफुल एसेट्स या अलग अलग टाइप के जो एसेट्स होते हैं उसमें चला जाता है, फिर वो रिटर्न नहीं आता, तो वो तो है लॉस हो जाता है। तो वो जो लॉस से जो है बचने के लिए हमने बेसल नॉर्म्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बहुत सारी जो अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक्स हैं, इसने बेसल कमेटी एक बनाई गई है। तो वो क्या है कि एक रेशो फिक्स कर देती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि CLR और SLR में हमको कुछ पैसा रखना होता है। उसी तरीके से क्या है, जो हमने पैसा हमारे ऊपर ये संदेह वाला पैसा है कि हमने जो दिया है वो रिकवर में आ सकता है नहीं आ सकता है, तो वो पैसा तो उसकी अपेक्षा में हमको एक रेशो मेंटेन करना होता है, एक निश्चित अमाउंट रखना होता है जो कहलाया जाता है CRAR। इसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कह देते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यही कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या कोई भी बैंक है, उसका कोई बैंक है, उसमें से उसने ऐसे करीब 1,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं जो संदेह की स्थिति में है कि वहां से पैसे आ भी सकते हैं, हो सकता है कोई भरोसा नहीं कि यहाँ से पैसे वापस लौटे। तो उसके ऊपर हमने ऐसा एक अमाउंट रख लिया, उसको टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाई ये 1,000 करेंगे। तो टीयर 1 में आ जाता है कि भाई बैंकों की प्रक्रिया जैसी चल रही वैसी चलती रहे और उस पैसे से काम चला लिया जाए। तो ऐसे करके मान लो हमने 1,000 करोड़ थे तो 80 करोड़ हमने वहां रख लिया। टीयर 2 में ऐसा होता है कि भाई हम कुछ समय के लिए ऑपरेशन रोक दें और वो कुछ पैसा अरेंज कर लें। तो कुल मिलाकर टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल में हमने ऊपर जो है 100 करोड़ रुपए हमने ऐसे रखे हैं, ये नीचे के जो अगर 1,000 करोड़ नहीं आ पाते हैं तो संकट की स्थिति है, हम इससे जो है अपनी लिक्विडिटी वगैरह बनाए चल सकते हैं और बैंक जो है हमारा मतलब संकट की स्थिति में नहीं आएगा। तो ये जो रेशो कहला गया 1,000 बटे ऊपर 100 बटे नीचे 1,000 का, ये कहला जाएगा हमारा क्या, जो 10% आ जाएगा, ये कहला जाएगा हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो बेसल जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग, बेसल फर्स्ट नॉर्म है, बेसल 2 नॉर्म्स है, बेसल 3 नॉर्म्स है, इसमें 8-9% है, 10% इतना पैसा रखना होता है। जितना ज़्यादा ये रेशो होता है इतना उतनी अच्छी बैंक की स्थिति मानी जाती है। ये हो गया। अब यहाँ पर शहरी जो सहकारी बैंक्स हैं उनको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि उसमें शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स में फिर 2 कैटेगरी हैं, शेड्यूल्स बैंक यानी कि अनुसूचित हैं और गैर अनुसूचित। शेड्यूल जो ऐसे बैंक जो एक राज्य या कई राज्यों में काम करते हैं, जो बड़े बैंक हैं एक प्रकार से, और कई जो गैर अनुसूचित हैं ये भी कई राज्यों में, एक से अधिक राज्यों में एक राज्य में काम करते हैं। ये कुल मिला के ऐसा है कि जो बैंकिंग जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जो आरबीआई के अधिनियम उसमें जो लिस्टेड है तो वो शेड्यूल में आ जाएंगे, जो नहीं है वो
नॉन शेड्यूल में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर हम ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर कुछ अल्पकालिक किस्म के हैं और कुछ है दीर्घकालिक। जैसे अल्पकालिक किस्म में कौन सी हैं? राज्य सहकारी बैंक है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां हैं, पैक्स सोसाइटी कहलाई जाती है, जो प्राथमिक एग्रीकल्चर कृषि सोसाइटियां होती हैं। फिर यहाँ पर दीर्घकालिक में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो ये आ जाएंगे दीर्घकालिक में। तो ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 करोड़ डिवाइडेड में 1000 करोड़, तो 100 करोड़ में क्या था कि हमने एक अमाउंट रख दिया है जिससे अगर संकट की स्थिति जाए 1000 करोड़ रुपए जो संकट वाले पैसे हैं कि उनकी कोई उम्मीद नहीं कि वो लौट के आएंगे, रिस्क वाला पैसा है, तो हमने 100 करोड़ रखा हुआ है। तो ऊपर हमने 100 रखा, नीचे 1000 रखा, तो हमारा 10% आ गया। तो इसको ये बोला गया है कि जो टीयर 2 से लेकर टीयर 4 तक उनको जो है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है या CRAR जो है इसको 12% तक जो है इसको पूरा करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करते हैं अभी तो उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा करना पड़ेगा। अब इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये भी जो बैंक हैं इनको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में बांटा गया है। तो जो टीयर 1 में वो वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल हो जाएंगे जिसमें क्या है 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशियां उपलब्ध हैं, और टीयर 2 में 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ वाली, टीयर 3 में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ वाली, और टीयर 4 में 10,000 करोड़ से ज़्यादा वाली। तो टीयर 1 जो 1 है उसके लिए थोड़ा सा ढीले नॉर्म्स हैं, और टीयर 2 से लेकर टीयर 4 तक बड़े नॉर्म्स हैं, क्योंकि अगर ये लॉस में जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो इनसे बड़ा नुकसान होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड। कुछ एक ऐसे कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है ताकि ये मजबूत वाले जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहला जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स कहला जाएंगे। तो इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं? जो इनका NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि इनका जो पिछले वित्तीय वर्ष का CRR है और SLR है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर ये संबंधित कोई और आर्टिकल आएगा हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर लास्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। CRR और SLR जो मानदंड है उनके अनुपालन में कोई चूक ना हुई हो। फिर आंतरिक प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, और बोर्ड में कम से कम 2 प्रोफेशनल जो है डायरेक्टर होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं तो जो लोग इसके जो लोग भी अकाउंट खोलते हैं तो वो इसके मेंबर भी होते हैं, ठीक है। तो उनकी उन्हीं में से लोग चुन के जाते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। लेकिन बोला गया है कि इसमें 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर होने चाहिए और उनकी आंतरिक प्रबंधन प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। अब ये प्रोफेशनल अगर बैंकिंग वाले आएंगे तो वो जो सहकारी बैंक है वो भी जो प्रोफेशनल कॉमर्शियल बैंक्स हैं उस तरीके से रन कर पाएगा। फिर यहाँ पर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से पूरी तरह लागू होना चाहिए, यानी कि लेन देन जो है कंप्यूटराइज होना चाहिए और RBI के CVS प्लेटफॉर्म से लिंक्ड होना चाहिए। फिर किस पर लागू होता है? ये जो ऊपर ढांचा बताए गए थे सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है जो अलग अलग कैटेगरी के बैंक्स होते हैं, जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फिर यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक हैं UNB, जिनको हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स भी बोल देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं। तो इनके बारे में क्या है, इनके लिए क्या मैकेनिज्म है और क्या इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। तो हम इसको देखते हैं, क्वेश्चंस बन सकता है, पहले ही पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए बोला गया है कि बेसल 1 मानदंडों के तहत, यानी कि बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, इसमें जो मैंने आपको ऊपर भी 10% का एग्जांपल दिया था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो 10% तो नहीं है, वो अलग अलग परसेंटेज है, लेकिन वो बेसल 3 में और ज़्यादा हो जाएगा ताकि बैंकों की स्थिति और मजबूत हो। तो ये नॉर्म्स है, लेकिन अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या है, बेसल 1 मानदंडों के तहत पूंजी को बनाए रखना, और आधार केवल इसका जो बेस है वो ये है कि ऋण जोखिम को, एक ही चीज़ को पैमाना माना जाता है कि ऋण जोखिम कितना, उसके बेसिस पर बेसल फर्स्ट नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। फिर UNB जो है यूनिवर्सल बैंक्स हैं या कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनके लिए क्या है, बेसल 3 नॉर्म्स को अपनाना है, और पूंजी को बनाए रखने के लिए जो बेस है वो है ऋण जोखिम को भी कंसीडर करना है, बाजार जोखिम को भी, मार्केट का क्या रिस्क है वो, और परिचालन जोखिम भी, ठीक है, कि ऑपरेशन में क्या रिस्क है वो इन्वॉल्व है, ये भी शामिल करना पड़ता है। फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये बेसल 2 मानदंडों के तहत अनुपालन को मेंटेन करना है, और पूंजी को बनाए रखने के लिए केवल ऋण जोखिम को यहाँ पर आधार बनाना है कि भाई ऋण जो हमने दिया उसमें क्या जोखिम है। फिर यहाँ पर RRB जो है वहाँ पे क्या है कि बेसल फर्स्ट नॉर्म के तहत बस मानदंडों को मेंटेन करना है। तो ये जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में था। फिर यहाँ पर अगर हम नए ब्रांच खोलने की बात करी जाए तो यहाँ पर जो ऐसे USB जो FSWM के अंदर में आते हैं, हमने देखा FSWM के अंदर में आने में क्या क्राइटेरिया है कि मानदंडों को पूरा करते हैं, वहाँ पर स्वचालित मार्ग के तहत नई ब्रांच खोलने की अनुमति है उनको, मतलब कि ऑटोमेटिकली खोल सकते हैं, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है RBI से या किसी अन्य संस्था से। फिर स्वचालित अनुमोदन के मार्ग के तहत लेकिन शर्तों के अधीन, इसको कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं,
तो कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक खोल सकते हैं। फिर इसके बाद स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत लेकिन शर्तों के अधीन, तो यहाँ पर कोई कंडीशन हो। जो यहाँ पर फिर आरआरबी हैं उनके लिए क्या है कि स्वचालित अनुमोदन मार्ग अनुमोदन मार्ग, और उसके तहत फिर शर्तों के अधीन है, तो ये बराबर कंडीशन है। फिर यहाँ पर संचालन के क्षेत्र का विस्तार है, तो यहाँ पर अनुमोदन के मार्ग के पहले जो है पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है इसको विस्तार करने के लिए। और यहाँ पर जो है यूएसबी के लिए लागू नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे देश में ऑपरेट करते हैं, कहीं पर भी अपनी ब्रांच वगैरह जो है ओपन कर सकते हैं, या कहीं पर भी काम कर सकते हैं। ऊपर हमने ब्रांच के बारे में बात करी। फिर तीसरा है कि जो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उसके ऊपर ये लागू नहीं होता, ये संचालन पूरे देश में फैला हुआ है। और आरआरबी के संचालन का क्षेत्र निर्धारित होता है, क्योंकि ये किसी क्षेत्र विशेष में काम कर रहे होते हैं। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि प्राथमिकता क्षेत्र को जो ऋण दिया जाता है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कृषि है, एमएसएमई इंडस्ट्री है, और एससी एसटी के वेलफेयर के लिए है, या ऐसे और भी जो वल्नरेबल सेक्टर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि देश के विकास में इन लोगों को आसानी से ऋण मुहैया कराया सके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ जाता है वो। तो इसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनको एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% इनको हासिल करना है, 75% तक इनको इस सेक्टर में लोन देना है। इसलिए फिर कॉमर्शियल में नहीं आई, क्योंकि अपना ज़्यादातर पैसा तो इन सेक्टर्स में इनको देना पड़ेगा जहाँ से कम इनको इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर जो है रिस्क भी ज़्यादा होता है पैसे लाने का। फिर एएनबीसी का जो 40%, यहाँ पर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है, जितना भी है बैंक का क्रेडिट हुआ है एडजस्ट करने के बाद कितना आया कितना गया, उस सबका 40% जो है मेंटेन करना रहता है। किसको? इन लोगों को मेंटेन करना है, कॉमर्शियल बैंक्स वालों को या यूनिवर्सल बैंक्स को। फिर एएनबीसी का 75% स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है, और आरआरबी के लिए भी 75% है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि रेगुलेशन की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची शामिल होने, यानी कि शेड्यूल उसमें शामिल होना। तो इसमें क्या है कि जो यूसीबी है इनके लिए क्या है, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वालों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं कि उसमें शामिल हो सकते हैं। हमने देखा भी था कि वहाँ पर 2 टाइप से क्लासीफाई होता है इनका नीचे, एक तो शेड्यूल और एक नॉन शेड्यूल। तो ये पात्र हैं अगर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर पूर्व अनुमोदन मार्ग की आवश्यकता होती है। संचालन शुरू का होने के बाद सभी जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं, लाइसेंस लें इस सूची में शामिल होने के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि जो पूर्व अनुमोदन मार्ग, यहाँ पर भी ये है कि संचालन शुरू होने के बाद सभी नए एफएसबी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। और पूर्व अनुमोदन मार्ग यहाँ पर भी बोला गया है कि भाई नाबार्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरबीआई द्वारा नए समामेलित सम्मिश्रित आरआरबी को इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए तीनों क्राइटेरिया याद रखिएगा। पहले 2 में ये है कि मानदंडों को पूरा करने के वाले पात्र हैं, और यहाँ पर संचालन शुरू करने के बाद सभी एसएसबी पात्र हैं, कुल मिला के ये है। और यहाँ पर तीसरे वाले में से नाबार्ड का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है संचालन शुरू करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया थे। फिर कुछ और जानकारी अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में देखें, देखिए यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ मैगजीन में ज़्यादा भी दी गई हुई है। अब लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपने करंट जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा था, तो फिर हम यहीं से कवर कर लेते हैं, तो हमारा ये स्टैटिक का हिस्सा भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक सहकारी बैंक के बारे में बताया कि भाई सहकारी बैंक एक प्रकार से इस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो अपने सदस्यों द्वारा गठित होती हैं और उनसे जुड़े होते हैं इनके सदस्य जो हैं, और इसका अर्थ जो होता है, मतलब इसके जो ग्राहक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लोग इसमें खाता खुलवाते हैं उन्हीं की हिस्सेदारी भी होती है, तो वो इसके मालिक भी होते हैं। फिर अगर हम पंजीकरण की बात करें, तो ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये सहकारी समितियों के तौर पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। और ये राज्य जो अगर कोई स्टेट में काम कर रहा है, स्टेट लेवल, तो राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया जाता है। अगर 2 से अधिक राज्यों में तो वो सेंट्रल कोऑपरेटिव के दायरे में आ जाएगा। फिर यदि इनके संचालन का क्षेत्र किसी राज्य की सीमाओं से आगे फैला हो तो इन्हें बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया जाता है, तो ये इसमें आ जाएगा। अदरवाइज वो स्टेट के कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं उसमें लागू, एक ही राज्य में होंगे तो स्टेट के कोऑपरेटिव एक्ट्स में आएंगे। इसके बाद फिर यूसीबी का जो विनियमन है, तो इनका विनियमन आरबीआई के द्वारा और केंद्र और राज्यों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर वो स्टेट के एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होंगे तो स्टेट के द्वारा किया जाएगा। अगर ये बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम में जाएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स में, तो फिर सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा किया जाएगा। और इनका विनियमन आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है। हालांकि जो लघु सहकारी बैंकों का विनियमन जो है नाबार्ड के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। फिर आरबीआई के 2 कानून अर्थात बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1955 के तहत ये विनियम के दायरे में आते हैं। इसके बाद शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंक आरबीआई की सीधी निगरानी में होते हैं। इसके बाद देखिए ये जो है हमने चीज़ें कवर कर ली है। अब यहाँ पर यूसीबी, यूनिवर्सल बैंक्स, लघु वित्त बैंक और
आरआरबी के लिए विनियामकीय ढांचा अलग अलग है, यहाँ पर बोला गया है। अब इनके बारे में हम आगे जो आर्टिकल्स देखेंगे तो वहाँ पर देखते रहेंगे इनके लिए क्या मैकेनिज्म है अलग अलग। अब देखिए जो हमारे सामने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। तो इसमें न्यूज़ क्या है भाई कि सरकार ने बोला है इंडियन बैंक एसोसिएशन से कि भाई जो आरआरबी को वित्तीय रूप से सस्टेनेबल बनाने के लिए वो सहायता करें। अब अगर हम यहाँ पर आरआरबी की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे होती है, इनका मालिक वगैरह कौन होता है। और यहाँ पर जो अन्य संबंधित प्रावधान है सस्टेनेबल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरआरबी को सस्टेनेबल मतलब कि वो अपने पैरों में खड़े हो सकें। अभी क्या है कि वो सरकार की दयाज का मतलब ऊपर जो उनके ऊपर से जो रेगुलेटरी बैंक्स हैं नाबार्ड वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो सरकार ने बोला है कि वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के लिए दौरान उन्हें आरआरबी को 10,890 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पूंजी के तौर पर, ताकि वो अपनी स्थिति मजबूत कर सकें और अपना प्रॉपर फिर जो है बिजनेस चला सकें। इसमें से केंद्र का हिस्सा 5,454 करोड़ रुपए होगा और बाकी का जो पैसा है वो पैसा राज्य और जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं उनकी तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए जैसे कोई भी रीजनल रूरल जो बैंक्स होती है, अगर आपको एग्जाम जैसे मैं जिस टाउन में पहले जो मेरा टाउन है वहाँ पर एक बैंक था, वहाँ महाकौशल करके बैंक था। तो पहले तो वो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे चलता था। फिर इसमें क्या है मतलब वो कैसे रन करता है, तो उसकी जो हिस्सेदारी होती है उसका एक स्पॉन्सर बैंक होता है। जैसे कि जब भी अगर उस बैंक को जो उसका अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें सेंट्रल बैंक का नाम आता है। तो एक उनको चलाने के लिए स्पॉन्सर बैंक होता है, राज्य सरकार की उसमें कुछ हिस्सेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। तो जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे कि महाकौशल बैंक के मामले में सेंट्रल बैंक था, तो उसमें 35% जो है प्रायोजक बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक की हिस्सेदारी, 15% जो है राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी और 50% भारत सरकार की हिस्सेदारी। इस तरीके से वो बैंक रन कर रहा है। अब अगर हम इसकी उद्भव के बारे में देखें कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखिए यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए जानकारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कवर कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, नरसिम्हन समिति है, इसका अलग अलग जो है एम नरसिम्हन, इनको बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी मतलब ये बड़ी पर्सनालिटी के तौर पे जाना जाता है और इन्हें इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनके आधार इनका जो है वर्किंग ग्रुप बनाया जो गया था 1975 में, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से स्थापना हुई और 1975 में एक अध्यादेश के द्वारा इसे जारी किया गया था। फिर बाद में क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से इनको मजबूत किया गया और इनका उद्देश्य ही था भाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर वाले जो ज़्यादातर जो सरकारी बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या और भी जो हम देखेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो घाटे में चल रहे होते हैं। अब उसकी वजह होती है क्योंकि वो वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे होते हैं, सरकार की जो वेलफेयर की योजनाएं हैं या सरकार का जो उद्देश्य है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई हम मुख्यमंत्री ऐसी योजना में इतने लाख का लोन देंगे, तो फिर बोलेंगे भाई कि इन बैंकों को क्राइटेरिया दे दिया। अब वो प्राइवेट बैंक वालों को कम देते हैं और इन बैंकों को ज़्यादा देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन चलती रहती है, इसलिए घाटे में भी होते हैं। तो इसके तहत इनकी स्थापना करी गई थी। इसका उद्देश्य ये था भाई कि जो लघु सीमांत कृषक हैं, खेतीहर मजदूर हैं या कुल मिला के जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल जो क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए बैंकों की स्थापना करी गई थी। उनके लिए बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं पहुंचाई जाएं और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। इसके आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर आ जाता है नाबार्ड की जानकारी। तो हम नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा सकता है। नाबार्ड की स्थापना जो है 1979 में जो बी शिवरामन समिति बनी थी, इसकी सिफारिश के आधार पर 1982 में करी गई थी। ठीक है, ये 1979 में सिफारिश दी गई बी शिवरामन समिति के अनुसार और फिर 1982 में इसकी स्थापना की जाती। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था के लिए समीक्षा करने के उद्देश्य से इसका किया गया था। तो स्थापना वर्ष तो यहाँ पर 1982 में संसद के अधिनियम के माध्यम से इसे किया गया है और ये एक डेवलपमेंट बैंक के तौर पे, जैसे कि हमने बात करी थी कि वर्ल्ड बैंक है, एशियान डेवलपमेंट एडीबी वगैरह है या एआईआईबी है, तो ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं। डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं, डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लोन देते हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के विकास है, इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए हालांकि नाबार्ड को बनाया गया था, क्योंकि उसका नाम ही है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक है। तो इसके बाद क्या है, इसका कार्य क्या है भाई, तो ये आर्थिक प्रोत्साहन देता है, पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग उन्हें लोन लिया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह के माध्यम से, तो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वगैरह दी होगी, तो उसके आधार पर वो फिर से लोन वगैरह नाबार्ड दे देता है इनको। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो नाबार्ड देता है। फिर वित्त पोषण वगैरह है, सरकारी और योजनाओं जो भी डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम अगर ये चला रहा है तो उसकी निगरानी और मॉनिटरिंग वगैरह के लिए। इसका मिशन क्या है भाई, तो ये सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है, समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। फिर
जो अपना ये इसका मिशन है वित्तीय और गैर वित्तीय उपायों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र, रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट सुनिश्चित करनी है। तो इसके लिए इसका उद्देश्य था। फिर इसके बाद क्या है कि इन बैंकों के द्वारा जो हमने बात करी थी ऊपर आरआरबी के माध्यम से, तो इनके द्वारा कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, तो पैरा बैंकिंग सुविधाएं भी है, जैसे लॉकर सुविधा है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि, यूपीआई वगैरह भी अब इससे भी इनेबल है। फिर सरकारी कार्यों का निष्पादन है, मनरेगा इत्यादि का वेतन है, कोई भी सरकारी योजना के माध्यम से पैसा देना है, पेंशन का वितरण करना है। ज़्यादातर अगर आप किसी पुराने व्यक्ति से मिलेंगे या किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि अगर उसको सरकारी कोई पेंशन मिल रही है तो वो पहले आरआरबी के माध्यम से मिलती है, क्योंकि वहीं उनका लेन देन चलता था। तो इस तरीके से ये सरकारी जो उद्देश्यों की पूर्ति भी कर रहे होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं भाई, ये क्षेत्र आधारित, जैसे कि नाम ही है रीजनल रूरल बैंक्स, जैसे कि मैंने महाकौशल बैंक का एग्जाम्पल दिया, तो ये विशेष रीजन में काम कर रहे होते हैं और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हैं। फिर ग्राहक अनुभव के मामले में सहकारी बैंक जो हैं वित्तीय संसाधनों को जुटाने के मामले में वाणिज्य बैंकों की विशेषताएं शामिल है। मतलब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ना, इसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की और कॉमर्शियल बैंक्स की। तो ग्राहक अनुभव के मामले में सहकारी बैंकों का इनमें एक्सेप्टेंस है और जो वाणिज्यिक संसाधन है वो जो है कॉमर्शियल बैंक से ये। हालांकि अगर ये दोनों चीज़ इनने अच्छी ली होती तो इनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। तो कुल मिला के ये, लेकिन इस तरीके प्रयास करते हैं, अभी उतना इनने अडॉप्ट किया नहीं है। फिर अगर हम आरआरबी की महत्व की बात करें तो आरआरबी का इंपॉर्टेंस ये है भाई कि इसमें जो हमने देखा कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग्स होती हैं उनको करीब 40% वो देते हैं। तो इसमें ये है 75 की बजाय 75% के लिए फिक्स किया गया, हमने ऊपर देखा था, लेकिन ये 81% ऋण प्रदान करते हैं। कृषि ऋण का लगभग 60, जो भी ऋण ने दिया है उनका लगभग कृषि ऋण का हिस्सा 60% के आसपास इसमें, यानी कि अच्छा खासा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नहीं तो किसान फिर साहूकारों के चक्कर में, लोकल व्यापारी बनियों के चक्कर में फंस जाएंगे और वो कर्जे के दायरे में फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए उनको संस्थागत ऋण और सस्ते ब्याज पर मुहैया कराते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जो है बैंक खाता खोल सकता है, लेन देन सुनिश्चित कर सकता है, और बीमा, इंश्योरेंस या जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं उसको आसानी से उठा सकता है। ये सब चीज़ें करते हैं। ये कोई भी बैंक का काम है, तो जनरल पॉइंट्स भी हैं, आपको आइडिया होना चाहिए बैंक्स का ये फंक्शन होते हैं कोई बैंक्स का। फिर ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, क्योंकि ये स्थानीय किस्म के होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सहकारी समितियां और स्व सहायता समूहों को आसान व प्रत्यक्ष वित्त जो है प्रदान करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए ग्रामीण भारत में रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। फिर इनके सामने कुछ समस्याएं बात की जाएगी, हम इसको देखेंगे, लेकिन साइड में यहाँ पर कॉलम दिया गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स क्या है। तो देखिए, ये आज़ाद भारत के बाद ये पहले स्टार्ट गई थी 70-80 के दशक में, और इसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बुनियादी किस्म के सेक्टर हैं, अगर वहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम वो डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसे सेक्टर सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें कितनी कैटेगरी, 9 कैटेगरी शामिल है, जैसे कृषि है, एमएसएमई है, निर्यात ऋण है, शिक्षा है, आवास है, सामाजिक अवसंरचना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नवीकरणीय ऊर्जा, कमजोर वर्ग और अन्य इत्यादि हैं। और पीएसएल के अंतर्गत इन श्रेणियों में कृषि की हिस्सेदारी सर्वाधिक और उसके बाद जो है कमजोर वर्गों वाला स्थान आ जाता है। तो ये 2 क्राइटेरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, और बाकी के सेक्टरों को भी लोन दिया जाता है। तो ये बात होगी इसके बारे में। फिर यहाँ पर इनके सामने समस्याएं क्या है भाई, तो वित्तीय व्यवहारिता की समस्या है। कुल मिला के इनकी जितनी इनकम है और जो जिस तरीके से परिचालन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर इनके जोखिम में काम कर रहे होते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स इनका काफ़ी कम है। कहने का मतलब कि जो भी जितनी भी पूंजी इनने लगाई है उससे इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है कि ये सुचारू रूप से चल सकें। कुल संपत्ति और निवल इनकम जो, तो टोटल जितनी भी एसेट्स इनने इन्वेस्ट करी उसकी अपेक्षा जो है इनकी इनकम काफ़ी कम है। फिर कैपिटल टू एडिक्वेसी जो रेशो है, सीमित पूंजी पर्याप्त अनुपात, वो भी उतना पर्याप्त मात्रा में है नहीं है। तो कहने का मतलब ये जोखिम वाली बैंक बने हुए हैं। फिर उसके बाद जो है पूंजी पर्याप्त अनुपात के बारे में बताया गया है। तो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या CRAR भी हम उसको बोल देते हैं। वो एक प्रकार से क्या है, किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी की माप है, इसे बैंक के जोखिम भारित क्रेडिट एक्सपोजर के तौर पे व्यक्त किया जाता है। तो कुल मिला के जितना भी पैसा, वही जो मैंने ऊपर बताया था कि जितना रिस्क वाला पैसा है उसकी अपेक्षा हमने कितनी पूंजी रखी है, ये इसमें आ जाएगा, कैपिटल C8R में आ जाएगा। फिर विनियमन संबंधी विसंगतियां भी हैं आरआरबी के मामले में। अब आरआरबी के मामले में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इनके द्वारा जो है इनकी निगरानी की जाती है। हालांकि क्या है, वार्षिक योजनाओं वित्त की निगरानी आरबीआई एवं नाबार्ड दोनों करते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या है, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक अपना नियंत्रण होता है। तो एक प्रकार से 4 लोग हैं जो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। तो वो कई बार क्या है, अगर एक ही बॉडी करे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर देखिए एक और न्यूज़ निकल के आई है एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य के जो कानून है वो एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे और राज्य के कानूनों की जगह
सॉरी, एक्चुअली क्या है, जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कई बार एक्सटर्नल वॉइस आते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसके लिए खेद है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आरबीआई अधिनियम 1934 है, तो जो राज्य के कानूनों की जगह आरबीआई अधिनियम ही मान्य होगा, यानी एनबीएफसी पे रेगुलेशन जो है वो आरबीआई अधिनियम के माध्यम से किया जाएगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं पहले एनबीएफसी के बारे में। तो एनबीएफसी क्या है, ये एक प्रकार से कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। ये एक प्रकार से बैंकों के समान ही ऋण और अग्रिम सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं, मतलब लोन की और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तथा ये शेयर और बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकती हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, परंतु बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है इनके पास। ये कुछ मामलों में क्या है, बैंकों से अलग होती हैं, जैसे कि उनकी गतिविधियां बैंकों के समान है, लेकिन वो बैंकिंग लाइसेंस उनके पास नहीं होता है। अब इनमें बैंकिंग जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, या बैंकिंग संस्थाएं हैं, और जो एनबीएफसी है, उनके बीच में जो प्रमुख अंतर ये है कि जो एनबीएफसी है भाई, ये मांग डिपॉजिट जो है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, ये नहीं खोल सकते हैं एक प्रकार से, यानी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जैसे बैंकों के माध्यम से हमारा लेन देन करना है तो हम पैसा जाके जमा करते हैं, किसी और जगह पहुंचाना है तो हम वहाँ से पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एनबीएफसी के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं पर आहरित चेक जारी भी नहीं कर सकते हैं, जैसे बैंकों के तौर पे क्या है, बैंक का चेक जारी किया सकता है, तो ये एनबीएफसी के नाम पे नहीं, वो किसी ना किसी बैंक से एसोसिएटेड होंगी तब चेक जारी किया जाएगा। फिर एनबीएफसी के मामले में क्या है, जो जमा राशि पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अदरवाइज बैंक में जो आपको पैसा जमा होता है तो उसमें एक निश्चित इंश्योरेंस होता है, तो अगर आप बैंक डूब भी जाता है तो एक निश्चित पैसा जो है आपको मिल जाएगा, तो ये नहीं होता। ये मुख्य क्लासिफिकेशन का अंतर होता है। ये एनबीएफसी वगैरह जैसे कि जो गोल्ड लोन कंपनियां होती हैं, फाइनेंस कंपनियां होती हैं बहुत सारी, अगर आप देखेंगे आजकल जगह जगह जो है इनको ऑफिस मिल जाएंगे आपको, ये लोन के लिए काम कर रही होती है, माइक्रो फाइनेंस के लिए जो संस्थाएं होती हैं पैसे दे रही है, तो वो एनबीएफसी वगैरह में एक प्रकार से रजिस्टर्ड हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो है, ये मुख्य रूप से एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और शासित होती हैं। हालांकि कुछ एनबीएफसी ऐसी भी होती हैं जो सेबी के माध्यम से, और जो बीमा नियामकीय संस्थाएं हैं जैसे कि IRDAI वगैरह है, और नेशनल हाउसिंग बैंक्स वगैरह, तो ये अलग अलग उनके द्वारा भी मॉनिटर हो जाती हैं। यानी कि जो हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी एनबीएफसी हैं वो नेशनल हाउसिंग बैंक्स में आ जाएंगी, जो इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर में काम कर रही हैं वो IRDAI के कंट्रोल में आ जाएंगी, और जो कुछ कंपनियां सेबी के कंट्रोल में भी आएंगी, और ज़्यादातर बाकी कंपनियां जो है आरबीआई के दायरे में आ जाएंगी। फिर क्या है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उधार देने और डिस्क्लोजर के दिशा निर्देशों को सख्त कर दिया है आरबीआई ने। इनके जो उधार लेने हैं और जो पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने हैं वो है। एक IIFCL करके पैसा एक एनबीएफसी थी, वो पिछले साल फेल भी हो गई थी, तो क्या है कि इनका मैकेनिज्म दुरुस्त करना पड़ता है, क्योंकि ये पैसा लेती हैं लोगों से, जैसे गोल्ड लोन के तौर पे अलग अलग तरीके से लिया, फिर उसको मोनेटाइज किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए पैसे देती हैं, तो इस तरीके से इनको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात की गई थी यहाँ पर। फिर अगर हम इसके थोड़ा सा और कुछ तथ्यों पर जानकारी डालें, तो एनबीएफसी का जो कुल एक्सपोजर है ऋण, उनके यहाँ पर ये बोला गया है आरबीआई की इस नए मानदंडों के हिसाब से कि उनकी पूंजी आधार के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और हालांकि बोर्ड अतिरिक्त 5% स्वीकृति प्रदान कर सकता है। कुल मिला के इनकी प्रक्रियागत तरीके के बारे में बताया है कि जो भी ये लोग लोन वगैरह देती हैं, उसमें बोला गया है कि कुल एक्सपोजर जो है उनकी पूंजी बेस जो है उसका 20% से बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि वो फेल ना हो सकें। और अगर इसका जो बोर्ड है, बैंक एनबीएफसी का जो बोर्ड होता है सबसे ऊपर, तो वो जो है 5% की एक्स्ट्रा स्वीकृति भी दे सकता है। फिर अब संरचना जो फाइनेंशियल कंपनियों के मामले में, जो एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती हैं, जैसे कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर लोन वगैरह दे रही हैं, तो एक संस्था के लिए वहाँ पर 30% सीमा फिक्स करी गई है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दे देंगी और प्रोजेक्ट ही फेल हो गया, पेमेंट नहीं मिल पाई, तो वो तो कंपनी फेल हो जाएगी, तो इसलिए वो है मानदंड इस तरीके से कुछ फिक्स किया है। अब देखिए इतना % क्या किया गया नहीं किया गया, हमको मोटा मोटा याद रहे कि 25 से 30-35% तक इसका फिक्स किया है, बस इतनी काम हो गए। फिर इसके बारे में बोला गया है कि जब बोर्ड अगर मंजूरी नहीं दी जाती तो मध्यम स्तर और ऊपरी स्तर पर अपने जो एनबीएफसी अपने निदेशकों और सीईओ निदेशकों के रिश्तेदारों को 5 करोड़ से अधिक उधार नहीं देगी। मतलब अगर ऊपरी जो बोर्ड अनुमति ना देते तो ये अपने रिश्तेदारों को 5 करोड़ रुपए से अधिक का जो है लोन नहीं देगी, अन्यथा ये होगा कि जो एनबीएफसी का बोर्ड है वहाँ पर डायरेक्टर वगैरह हैं वो अपनी ही फैमिली वालों को फायदा पहुँचा सकते हैं। फिर यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर को तभी उधार दिया जा सकता है जब उधार लेने वाली संस्था ने अपनी परियोजना के लिए सरकार या अन्य कानूनी संस्थाओं से पूर्ण अनुमति प्राप्त कर ली हो। तो ये जो थे एनबीएफसी संबंधित नियम थे। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो निधि कंपनियों के बारे में है। इसमें सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। तो न्यूज़ ये है कि जो निधि कंपनियां इनकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी, इसलिए सरकार ने इसमें जो है नियमों में कुछ बदलाव किया है, संशोधन किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम निधि कंपनी के बारे में देखें, निधि कंपनियां होती क्या हैं, तो ये भी एक प्रकार की एनबीएफसी कंपनियों के समान ही होती हैं। इसका जो निधि कंपनी का गठन किया जाता है उसका उद्देश्य होता है भाई कि अपने सदस्यों को उधार
उन्हीं के माध्यम से पैसा लेने और उन्हीं को पैसा देने के लिए इनका स्थापना करी जाती है निधि कंपनी का। इसके बाद क्या है कि सदस्यों के बीच बचत आदतों को एक प्रकार से ये प्रोत्साहित करती हैं और परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम कर रही होती हैं, क्या कि जो भी मेंबर हैं उनका सबका लाभ हो। और आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने की इनको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंपनी अधिनियम के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय इसके परिचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करता है। कॉर्पोरेट जो मंत्रालय है वो देखता है इनकी कि कैसे ऑपरेशन चल रहे हैं, रेगुलेट करता है। आरबीआई की उसकी जमा स्वीकार करने और गतिविधियों के हेतु दिशा निर्देश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त है कि इनकी डिपॉजिट वगैरह ले सकता है। फिर इसमें जो निधि कंपनियां होती है इसमें चिट फंड है, हायर परचेज फाइनेंस है, लीजिंग फाइनेंस है, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी से जुड़े व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। ये जो कंपनियां होती हैं ये इससे जुड़े व्यवसाय नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉड का, हवाला वगैरह का ज़्यादा जोखिम होता है। ये जो काम यहाँ पर बताए गए हैं। फिर इसके बाद क्या है, हालांकि ये चिटफंड के केस में ज़्यादा होता है, जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस सिक्योरिटी हर केस में ऐसा ही हो, लेकिन इनको अनुमति ऐसी नहीं है। फिर ये जो निधि कंपनियां होती हैं इसके मेंबर जो है इंडिविजुअल पर्सन ही बन सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। तो ये जानकारी थी निधि कंपनियों के बारे में। अगर संशोधन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ निधि कंपनी के रूप में स्थापित किसी भी सार्वजनिक कंपनी को सबसे पहले स्वयं को केंद्र सरकार की निधि कंपनी के रूप में घोषित करवाना होगा, तभी वो निधि कंपनी में आएगी। फिर इसका बात क्या है कि इसमें किसी कंपनी को ऐसी घोषणा करवाने की कोई आवश्यकता, इससे पहले क्या है कोई भी कंपनी जो थी ऐसी घोषणा करवाना उसके लिए नेसेसरी नहीं था या मैंडेटरी नहीं था। फिर कंपनी के प्रमोटर्स और निदेशकों को नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा। ये दो जो है इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है हमारा वो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था, उसको रिप्लेस करके अब FSIB बनाया गया। तो BBV के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऐसे कौन कौन से नए दायित्व इसको दिए गए हैं और इसकी क्या भूमिका है, हमको क्यों जरूरत पड़ी BBV की जगह इसको बनाने की। तो वो तो मेंस के लिए हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा बैंक बोर्ड ब्यूरो की कहानी देखते हैं। देखिए क्या है कि ये सरकार आई थी 2016 में, एक प्लान आया था, यहाँ पर सबसे नीचे बताया गया है मिशन इंद्रधनुष प्लान। इसके तहत क्या है, बैंकों को सुधार प्रक्रिया अपनाई जानी थी। तो उसके लिए क्या है कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, एक PJ नायक कमेटी बनी थी, तो उसने सिफारिश दी थी कि हमको एक ऐसे ब्यूरो की आवश्यकता है ताकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े पद होते हैं, डायरेक्टर वगैरह होते हैं या हेड वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्तियों के लिए क्या है कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था, उन नियुक्तियों के लिए काम करता था, बस इसका काम ये था। और ये बैंकों में पूंजी वगैरह जुटाने में या उनके प्रबंधन वगैरह में भी हेल्प करता था। लेकिन इसके बाद क्या है कि जो हाल ही में क्या किया है, लास्ट ईयर क्या हुआ कि कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो है, ठीक है, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, इसने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। न्यूज ये निकल के आया हुआ है। तो FSIB की स्थापना जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा इसके अंतर्गत की गई है। इस स्थापना के जो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जो वित्तीय सेवा संस्थान जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा करता है, वित्तीय संस्थान है, इनमें जितने भी टाइप्स के एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट से एसोसिएटेड, उसमें पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना है। तो ये जो लाइन लिखी है यही काम करना है इसका कुल मिलाकर। फिर इन संस्थानों की कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर भी सलाह देना है, कुल मिलाकर कि वो वहाँ पर कैसे मैनेज वगैरह कर सकते हैं कर्मचारियों वगैरह का, वो सब है। मतलब कितने नंबर रखने चाहिए, किन को हटाना चाहिए, या और भी जो बड़े ऐसे जो बड़े लेवल पर डिसीजन उनके लिए हेल्प करना। फिर कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता लाना है। ये जो वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाना है। इसके प्रमुख कार्यों के तौर पे अगर बताया जाए तो सरकार को जो भी संस्थान के अभी ऊपर हमने जिक्र किया, तो वहाँ पर नियुक्तियाँ हैं, स्थानांतरण, कार्यकाल विस्तार और उनकी सेवाओं की समाप्ति संबंध में मामलों को सलाह देना होता है। PSB जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, वित्तीय संस्थाओं के लिए बोर्ड स्तर पर आवश्यक प्रबंधन संरचना पर भी सरकार को सलाह देते हैं। फिर PSB जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों के प्रदर्शन संबंधित डेटा बैंक का भी इनको निर्माण करना है। फिर यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ जो एथिक्स वगैरह उनको तैयार करना और उनको लागू करवाना है इन सेक्टर्स में, ये सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में। फिर इसके अलावा व्यापार रणनीतियों को विकसित करने और पूंजी जुटाने में भी इनकी मदद करना है। फिर अगर हम FSIB की संरचना की बात करें तो FSIB के जो अध्यक्ष को केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा और वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बैंकिंग क्षेत्र या नियामकीय संस्थाओं से सेवानिवृत्त कोई अधिकारी हो बड़ा, या फिर वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी हो, या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुभव के साथ साथ लोक प्रशासन में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। इसमें जो कुछ सदस्य होते हैं जो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन बन जा, इसके एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन में बोल दिया, सॉरी,
एक्स ऑफिसो जो मेंबर कहलाते हैं, जैसे कि वित्तीय सेवा विभाग का जो सचिव है, यानी कि जो भी वित्तीय सेवा विभाग का सचिव बनेगा वो इसका भी ऑटोमेटिक जो है मेंबर बन जाएगा। फिर सार्वजनिक उद्यम विभाग का जो सेक्रेटरी है वो भी एक्स ऑफिसो मेंबर्स में आ जाएगा। फिर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष हैं, और आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर वगैरह जो ये इसके जो है एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन चेयरमैन सॉरी एक्स ऑफिसो मेंबर्स कहलाएंगे। फिर सदस्य कुछ अंशकालिक और गैर सरकारी सदस्यों की बात करिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित विषय वस्तु को ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा अंशकालिक और गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नामित किए जाएंगे। और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता से संबंधित विषय वस्तु को ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति, यानी इंश्योरेंस सेक्टर से और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जो 3 व्यक्तियों को इनको अंशकालिक सदस्य के तौर पर नामित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो है भाई कि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी को लेके। यहाँ पर न्यूज़ ये है कि 2019 में जो है बैंकिंग सेक्टर जो सरप्लस की स्थिति में था, वहीं वो सितंबर 2022 तक जो है बैंकिंग सेक्टर में क्या है अल्पकालीन जो है तरलता में कमी आ गई है, लिक्विडिटी में कमी आ गई है, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो है उनके पास लोन्स देने के लिए, लोन्स वगैरह देने के लिए पर्याप्त जो पैसे नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म में उनके यहाँ तरलता की समस्या देखने को मिल रही है। अब इसके रीजंस क्या है, कारण क्या है, तो यहाँ पर साइड में एक कॉलम में रीजंस बताए गए हैं। जैसे कि पूंजी के खाते के साथ साथ जो है चालू खाते के स्तर पर भुगतान संतुलन घाटे में वृद्धि होना, ये बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है। फिर आरबीआई द्वारा कठोर उपाय अपनाए जाने हैं। लोगों के द्वारा विवेकाधीन खर्च में वृद्धि की जा रही है त्यौहार के कारण। फिर सरकार के मतलब ये जब ज़्यादा खर्च किए जाएंगे तो यहाँ से बैंकों से भी पैसा निकाल के खर्च करेंगे, तो बैंकों के पास पर्याप्त पैसा होगा नहीं लोन देने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। फिर सर ये भी हो सकता है कि बैंकों ने क्या किया हो, खुद ही लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा दे दिया हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से जो है बैंकिंग सेक्टर में हमको जो है शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी की समस्या देखने को मिल रही है। इसको देखिए कैसे मेजर किया जाता है, अधिशेष बनाम घाटा, सरप्लस बनाम डेफिसिट की कब जो है लिक्विडिटी बैंकिंग प्रणाली जो है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है कब कम होती है। इसको इस तरीके से बताया है कि अगर यदि बैंकिंग प्रणाली पर जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है आरबीआई की, उसके तहत निवल उधारी है, यानी कि जो नेट जो है वो डेप्ट के तौर पे है, जिसकी मतलब जो भी जितने भी बैंक से आप ऐसे मान लीजिए सभी बैंकों का टोटल हमने निकाला कि अगर वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसमें रेपो रेट के थ्रू अगर ने ज़्यादा पैसा लिया, इसका मतलब है कि उनके पास पैसे की कमी थी, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी की अवस्था कहा जाता है। अगर इसका उल्टा हो जाए कि वित्तीय स्थिति, इस स्थिति के विपरीत यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई के लिए एक निवल ऋणदाता है, मतलब आरबीआई ने को अभी जो है इनकी देता है रिवर्स रेपो रेट के तौर पे या रिवर्स रेपो रेट के तौर पे, तब वो बोला जाएगा कि यहाँ पर जो है डेफिसिट मतलब कि तरलता जो है अधिशेष की स्थिति में, क्योंकि जब इनके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो इन्होंने बैंकों में सेंट्रल बैंक को ऊपर रख दिया एक प्रकार से, ताकि वहाँ से ब्याज मिलता रहे। तो ये स्थिति हो गई। फिर बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रभाव हैं, तो भाई बैंक प्राय जो है तरलता की कमी की वजह से क्या होगा कि वो लोन वगैरह नहीं दे पाएंगे। सिंपल सी चीज़ें होंगी, लोन के रेट्स वगैरह भी महंगे हो सकते हैं, लागत वगैरह बढ़ सकती है, इसकी वजह से रेपो रेट वगैरह में परिवर्तन आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन टाइप की चीज़ें, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। फिर ट्रेजरी बिल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे कीवर्ड आ गया। देखिए सरकार जो है पैसे लेने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं अल्पकालिक ऋण ले होते हैं, और ये 91 दिन, 182 दिन और 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो है सरकार जो पैसा उठाती है मार्केट से। फिर यहाँ पे है परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और पुनर्गठन यानी कि एसेट क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग। अब देखिए यहाँ पर एनपीए है और ये एसेट्स वगैरह हैं, ये जो भी आर्टिकल है यहाँ पर या यहाँ पर एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार वगैरह है। तो इनके बारे में क्या है चीज़ें कि हमने पहले डिस्कस किया, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस आंसर भी किए थे, क्वेश्चंस भी मैंने पूछा था इस फ्रेमवर्क के बारे में। तो आप लोग जो है पहले वाले वीडियोज़ जो इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं वो वीडियोज़ देख लीजिए, तो ये आर्टिकल वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, तो जो हमारे सामने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में। अब देखिए बैंकों से पैसा तो ले लिया जाता है, लेकिन जब वो मिलता नहीं है तो उसको वसूल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म बनाया जाता है, अलग अलग लॉज हैं। हमने पहले जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के बारे में भी विस्तार से चर्चा करी थी, तो वहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, ये अपन ने कवर किया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों को सुलझाने के लिए 3 जो है नए जो है ऋण वसूली अधिकरणों की विशेष पीठें गठित की हैं सरकार ने, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है उनको गठित किया है, ताकि 100 करोड़ रुपए से बड़े जो लोन है वहाँ से वसूली वगैरह हो सके टाइमली। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में अगर हम बात करें, तो ऋणों की वसूली और शोधन असक्षमता
1993 के अधीन जो है इसको बनाया गया है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। उनको मूल क्षेत्राधिकार और डीआरटी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार वाले ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? ऋण की वसूली और शोधन अक्षमता आरडीबी अधिनियम 1993 के अकॉर्डिंग की स्थापित किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, नद करने का उद्देश्य क्या होता है, ये बैंकों वित्तीय संस्थानों के जो बकाया ऋण हैं वहाँ पर शीघ्र निर्णय लेने और वसूली करवाने के लिए आदेश वगैरह जारी करते हैं। अन्यथा ये क्या है, ये मामले कोर्ट में फंसे रह जाएंगे। फिर एक एक्ट आया था जिसको हम स्मॉल में सरफाइसी एक्ट जो है 2002 के तौर पे जानते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि अगर लोन किसी ने लिया है तो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना जाए और इसके माध्यम से उसको जो है आसानी से ऋणों की बैंक उसकी वसूली कर सकें। तो सरफाइसी अधिनियम क्या करता है कि ये गिरवी रखी हुई प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में लेने, अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए उनका प्रबंधन करने या उनको बेचने की अनुमति देता है। और इस प्रकार अधिनियम जो है वित्तीय संस्थानों को ऋण डिफाल्टर होने से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये अधिनियम के बारे में बात करी हमने और आरडीबी के बारे में बात करी, उनका काम क्या है, ये वाली बात कर ली हमने फिर यहाँ पर। और ये अधिनियम पूरे देश में लागू है। प्रतिभूति हो, जमानत के रूप में वादा हो, करार की गई सभी प्रकार की चल अचल संपत्ति कवर को ये कवर करता है। यदि कोई भी उधारकर्ता 6 माह से अधिक समय तक अपने भुगतानों को चुकाने में असफल रहता तब इस अधिनियम को उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है। वर्तमान में देश में 39 डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैं और डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है देश में काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे फिर से जो है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण जो है कंपनियों के बारे में है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। तो ऊपर जो न्यूज़ आई थी वही न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा इसमें आ गया है एआरसी के बारे में। अगर हम बात करें कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, तो यहाँ पर फिर से जो है नरसिम्हन समिति 2 की सिफारिशों पर बात आ जाती है कि नरसिम्हन समिति 2 ने जो सिफारिश करी थी कि जो एनपीए का पैसा उसके समाधान के लिए केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए इनको गठित किया जाए। किसको? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को गठित किया जाए, ताकि ये क्या करेंगे कि बैंकों से जो है जो एनपीए का पैसा है वो ले लेंगी एक निश्चित अमाउंट में, भाई इतने में हमको बेच दो, आपका जो भी घाटे का पैसा है घर मकान का हम उसको वसूल कर लेंगे। इसके माध्यम से क्या है, बैंक अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, उनको एक मुफ्त पैसा ही मिल जाएगा और ये आरसी अपना काम प्रोफेशनल तरीके से निपटाती रहेंगी। तो प्रमुख दिशा निर्देश और जो आरबीआई जो है वो एआरसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग के तौर पे रजिस्टर करती है और रेगुलेट करती है। फिर सरफाइसी अधिनियम 2002 की धारा के तहत ये एक प्रकार की पंजीकृत कंपनियां होती हैं एआरसी। फिर पात्रता की हम बात करें यदि, तो 1000 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल परिसंपत्ति वाली एआरसी को आईबीसी 2016 के तहत समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति भी दी गई है। मतलब ऐसी एआरसी जिनका 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो है, तो वो जो है आईबीसी के तौर पे जो ऐसे प्रोफेशनल्स जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल केस वगैरह लगाते हैं तो वो दावा कर सकते हैं कि ये कंपनी दावा कर सकती है हम इस समस्या को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर सरफाइसी अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या है कि आरबीआई की अनुमति के बिना भी प्रतिभूतिकरण करने या परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य कार्य करने को से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें थी, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। हमने ये देख लिया कि कंपनियां क्या होती कैसे बनती है। फिर न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपए किया गया है स्थापना के लिए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि लेखा परीक्षण समिति गठित करना और इसमें केवल गैर कार्यकारी निदेशक ही शामिल होंगे। बस इतना सा देख लिया हमने, जो ऊपर देख लिया वही जानकारी है। फिर यहाँ पर कुछ कंपनी है जिनको बैड बैंक के तौर पर इनको गठित किया गया था। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL। यहाँ पर NARCL और यहाँ पर IDRCL। तो ये बैड बैंक या NRCL एक प्रकार की कॉर्पोरेट संरचना है। इसकी घोषणा 2021 के बजट में करी गई थी और जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ जो हैं उनको अलग इकाई के तौर पर रखती है। कुल मिला के वही जो मैंने बताया कि जो बैंकों की स्थिति होती है, बैड बैंक वगैरह NPA जो होता है, तो वहाँ से अपना वो जो है इसको दे देंगी, बैड बैंक को दे देंगी या जो NARCL कंपनी है इनको दे देंगी। तो ये उसका समाधान करते रहेंगे और एक मुश्त पैसा जो है बैंक को दे देंगी, तो बैंक अपने काम में फोकस कर पाएंगे। फिर NARCL के बारे में अगर हम बात करें तो ये गैर निष्पादित परिसंपत्ति बैड लोन के खातों को प्राप्त करने और एकत्र करने के लिए इसकी स्थापना करी और इसमें अधिकांश जो हिस्सेदारी है वो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के तौर पर है और जिसका स्पॉन्सर बैंक है वो है कैनरा बैंक। फिर भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL है। इसके प्रबंधन और मूलवर्धन के लिए तथा ऋण समाधान प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए इसको स्थापित किया गया है। इसमें अधिकांश हिस्सेदारी जो है निजी क्षेत्र के बैंकों की है। अब देखिए इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं, हमारी इसकी रफ्तार जो है स्लो चल रही है, लेकिन हम धीरे धीरे अब उस लेवल पे आ जाएंगे इसकी स्पीड हमारी जो बढ़ाई जाए। हालांकि ये कंटेंट तैयार है लेकिन फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाएगी, तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू। देखिए कुछ जो है क्या है कि